जज फिर क्या करता है, इतनी सुनवाई होने के पश्चात तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पे तारीख मिलती रहती फैमिली डिस्प्यूट जितने भी होते हैं उसमें कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाती है। है। देरी से मिला जो न्याय होता है वो भी अपने आप में अन्याय होता है। गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ, वो गीता भी प्रेजेंट की जाती है। नहीं, गीता अभी प्रेजेंट नहीं की जाती। एफआईआर करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस कई बार सुनने में आता है कि एफआईआर ही नहीं कर रही है। आज के टाइम में कॉमन मैन कहीं भी जाके एक EFIR करवा सकता है। एफआईआर होगी लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उसके रिलेटेड SP के पास मेल कीजिए। लिव इन में कोई रह रहा है तो लिव इन में कौन केस कर सकता है, लड़का या लड़की या दोनों कर सकते हैं। लड़के ने अगर लड़की से प्रॉमिस किया है कि वो उसके बाद शादी करेगा, अगर वो उससे शादी नहीं करता है तो लड़की फिर लड़के के अगेंस्ट केस कर सकती है। लड़की भी तो प्रॉमिस कर रही होती है। लड़कों के लिए अभी ऐसी कोई लॉ नहीं है। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। दहेज लेना अपराध है, दहेज देना अपराध नहीं है। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है कानून के रूप अनुसार? कि अगर किसी लड़की को फिजिकली अब्यूज किया जाता है या फिर मेंटली अब्यूज किया जाता है या फिर फाइनेंशियली अब्यूज किया जाता जी। है। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आज हम एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं और हम उपस्थित हैं आज खास तौर पर कानूनी जानकारी लेकर। और कानूनी जानकारी जो है रहेगी आपकी फैमिली जो इश्यूज़ होते हैं, खास तौर पर फैमिली जो आपके यहाँ पर कोई भी केसेस हो जाते हैं आपस में, रिलेशंस को लेकर हो जाते हैं या फिर इसी तरह से कुछ दूसरे केसेस होते हैं, तो उनसे संबंधित बातचीत करने के लिए आज हम बैठे हैं। पूरी जानकारी हम आपको देंगे कानून से संबंधित। और हमारे साथ कानून की ये जानकारी जो साझा करेंगी वो हैं एडवोकेट पूजा यादव, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट इन जगह पर प्रैक्टिस कर चुकी हैं। काफ़ी अच्छी जो है ना इनको नॉलेज है, तो सारी नॉलेज इनसे गेन कीजिएगा। आप पूरा पॉडकास्ट देखिएगा और विशेष तौर पर अगर आपको हमने कभी भी वैल्यू दी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं पॉडकास्ट। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छा, जैसे एडवोकेट जो है ना खास तौर पर कहीं ना कहीं कनेक्टेड कोर्ट से तो होते हैं, लेकिन पुलिस से भी होते हैं। शुरुआती फेज़ में कोई भी केस होता है तो पुलिस में जाता है सबसे पहले जी कोई केस। शुरू ही कहीं ना कहीं मतलब पुलिस की एफआईआर से होता है जी तो हम शुरू से ही शुरू करते हैं जी। एफआईआर से। एफआईआर करवाने के लिए जाते हैं, कोई भी इशू हो जाता है, कुछ भी बात हो जाती है तो उसके पश्चात एफआईआर करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस कई बार सुनने में आता है कि एफआईआर ही नहीं कर रही है। तो फिर क्या प्रावधान है, कैसे एफआईआर हो? सर, IPC में क्या होता था कि जो FIR की जो पावर थी वो पहले कहीं ना कहीं पुलिस के पास होती थी, बट जी। आज के टाइम में कॉमन मैन कहीं भी जाके एक EFIR करवा सकता है। किसी भी CSC सेंटर में जाके एक EFIR करवा सकता है और एक 0 FIR करवा सकता है, जो कि BNSS में एक नया लॉ ऐड हुआ है। अच्छा, 0 एफआईआर और ई एफआईआर इनमें कोई डिफरेंस होता है? EFIR एक जनरल FIR होती है जो आपको फिजिकली जाके नहीं करवानी होती है, आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द EFIR। बट 0 FIR होती है कि अगर आपका क्राइम किसी जगह पे हुआ है, जिस जगह पे आपका क्राइम हुआ है उस जगह से हट के आप किसी दूसरी जगह पे अगर FIR करवाते हो तो उस जगह को 0 FIR कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें कुछ अलग से खर्चे ऐड ऑन करने पड़ते हैं या फिर? नहीं, कोई खर्चा नहीं है, बट अगर आपने EFIR करवाया तो उसके विद इन 3 डेज आपको पुलिस स्टेशन में जाके सिग्नेचर करना होगा, अदरवाइज वो कैंसिल कर दिया अच्छा, जाएगा। वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी? जी, ऑटोमेटिकली। अच्छा, अगर मान लीजिए वो वहाँ पर जाते हैं तो फिर पुलिस बाध्य है इस बात को लेकर कि एफआईआर हो? मतलब जैसे जो ई एफआईआर करवाई थी 3 दिन बाद वो जाके साइन कर भी देते हैं अंडर 3 डेज में, तो फिर पुलिस इस चीज़ को लेकर बाध्य है कि वो ऑन रिकॉर्ड जो एफआईआर करे? हाँ जी, पुलिस उस चीज़ के लिए बाउंड है फिर वो। ओके। हाँ जी। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जैसे हाई कोर्ट या फिर जैसे कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पर फिर एफआईआर हुई। उस केस में क्या होता है कि वो जो क्राइम होता है वो इतना हीनियस क्राइम नहीं होता है कि उसमें FIR की जाए। अच्छा। अगर किसी का जस्ट जनरल एक कॉमन थ्रेट दे दिया जी। और वो थ्रेट कोई क्रिमिनल थ्रेट नहीं है, तो ओके। फिर उस केस में क्या होता है कि अगर आपको कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो उन्होंने थ्रेट दी है वो एक क्रिमिनल थ्रेट है। फिर उसके बाद इसी वजह से कोर्ट आपको कंसिडर करता है कि उसकी FIR की जाए। तो मतलब उस समय बंदा क्या करे, वो जाए एडवोकेट्स के पास जाए, पहले सीधा ही याचिका लगाए कोई? सबसे पहले उसको FIR करवानी होगी। अगर पुलिस स्टेशन जाना होगा, अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस FIR नहीं करती है तो उससे रिलेटेड किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास वो कंप्लेंट डाल सकता है कि मैं पुलिस स्टेशन गया था और वहाँ पे मेरी FIR को लॉज नहीं किया गया, तो प्लीज़ मेरी FIR को लॉज किया जाए। चलिए, फिर मान लीजिए कोर्ट के बीच में आने के बाद मान लीजिए एफआईआर हो जाती है। कई बार फिर सुनने में आता है कि एफआईआर होगी लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, उसका क्या समाधान है, क्या हो सकता है उसमें फिर?
अगर ऐसा होता है तो आप उसके रिलेटेड एसपी के पास मेल कीजिए, ओके, सीनियर अधिकारी। सीनियर अथॉरिटी के पास आप कॉल कीजिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप उससे रिलेटेड किसी भी जेएमआईसी के पास जाइए और उनसे अपनी इन रिटर्न कंप्लेंट फाइल कीजिए, तो पक्का जो भी एक्शन लिया अभी जाएगा। आपने जैसे हमारी ऑडियंस जो है जानना चाहिए, जीएमआईसी यूज किया आपने, जीएमआईसी मींस जेएमआई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जी, ये क्लासेस होती है, क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस होती है, क्लासेस ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, जिसमें सबसे पहले आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, जिसकी पावर होती है ओनली फॉर द 1 ईयर पनिशमेंट देने की। फिर आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसकी पावर होती है 3 साल तक की सजा देने की। फिर उसके बाद आता है सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसकी पावर होती है आई थिंक। तो ये डिफरेंट जो है ना जजेस हैं, उनके अलग अलग पावर निर्धारित हैं। चलिए जज के पास तो हम बाद में जाएंगे, क्योंकि अभी तो एफआईआर हुई है, अब पुलिस कार्रवाई करती है नहीं करती है उस विषय को हमने डिस्कस किया ही। लेकिन अब जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति जिसका केस हो गया है, तो अब उसका चालान पेश होगा, जी, पुलिस क्या करेगी, अगला स्टेप पुलिस का क्या रहेगा? पुलिस चालान पेश कर इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान पेश करेगी इन द कोर्ट। कोर्ट में जाने के बाद उसका ट्रायल स्टार्ट होगा। तो उस बीच कहीं ना कहीं पुलिस से जो विक्टिम है वो कहीं ना कहीं जाएगा सीधा एडवोकेट के पास। जी, अब मान लीजिए वो आप लोगों के पास आया, जी, यहाँ से हम विशेष बातचीत शुरू करने वाले हैं। अब आपके पास आया, अब आपके पास वो एक केस लेकर आया स्पेशली कि वो कोई भी केस हो सकता है, हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन आप जब किसी केस को लेते हैं तो उससे पहले उनकी बातें तो सुनते ही हैं कि क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है, किस तरह का केस है। तो आप लोगों का क्या मानक रहता है कि आप उस केस को लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, एथिकली रहता है या फिर पैसे को देखा जाता है वहाँ पर, या फिर क्या क्या उसमें देखते हैं कि हाँ ये केस मुझे लेना चाहिए? वो एक प्रोफेशनली देखा जाता है सर। आप केस के फैक्ट्स देखेंगे, फैक्ट्स देखने के बाद आप एडवोकेट डिसाइड करते हैं कि वो केस उनके करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके जो फैक्ट्स हैं वो इस अकॉर्डिंग है कि वो केस जेन्युइन है भी या नहीं है, तो वो प्रोफेशनली डिसाइड किया जाता है। अच्छा, प्रोफेशनल डिसाइड किया जाता है। ये भी हम आपको थोड़ा सा ना साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे आगे चल के। अभी हम एक विक्टिम को ले लेते हैं। आजकल जैसे धोखाधड़ी रिलेशंस में इस तरह की बातें आती रहती है। जैसे लिव इन में कोई रह रहा है तो लिव इन में कौन केस कर सकता है, लड़का या लड़की या दोनों कर सकते हैं? लिव इन में अगर लड़का लड़की दोनों साथ में रह रहे हैं, लड़के ने अगर लड़की से प्रॉमिस किया है कि वो उसके बाद शादी करेगा, और शादी करने के प्रॉमिस के बाद अगर वो उससे शादी नहीं करता है तो लड़की फिर लड़के के अगेंस्ट केस कर सकती है। अच्छा, जब लिव इन में रहना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं लड़की भी तो प्रॉमिस कर रही होती है, तो लड़का केस कर सकता है? अनफॉर्चुनेटली सो सॉरी, बट लड़कों के लिए अभी ऐसी कोई लॉ नहीं है। ओके। अच्छा, अब जैसे अपन ने क्या कहा अभी कि प्रॉमिस ओनली, अगर लड़के ने प्रॉमिस किया है तो भी केस दर्ज हो सकता है? लड़के ने अगर लड़की को प्रॉमिस किया है कि वो उससे शादी करेगा और उस प्रॉमिस को वो फुलफिल नहीं करता है तो फिर केस दर्ज हो इवन जाएगा। लिव इन तो होता ही कुछ इस प्रकार से है कि भाई वो पहले दोनों एक दूसरे के प्रति इस बारे में कमिटमेंट रखते हैं कि आपस में कि कुछ समय रहेंगे, देखेंगे, अगर जचा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो फिर कोर्ट इस चीज को, उसका एक एफिडेविट फिल होता है, रिलेशनशिप डीड होती है। रिलेशनशिप डीड होती है, कोर्ट में होती है, जो कि नोटरी से अटेस्टेड होगी। उसके बाद अगर लड़की को अगर ये लगता है कि उन दोनों के बीच इंटरकोर्स हुआ है और आफ्टर इंटरकोर्स लड़के ने शादी करने से मना कर दिया, फिर उसके बाद लड़की लड़के के अगेंस्ट केस कर सकती है। केस कर सकती है, इस सिचुएशन में भी कर ही सकती है? हाँ, कर सकती है। अच्छा, वो उसकी खुद की डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब दोनों सिचुएशंस में ही, चाहे वो बता दे कोर्ट को, चाहे वो सेल्फ रहें, वो लड़की तो कर ही सकती है केस, और लड़का दोनों सिचुएशन में कर ही नहीं सकता? नहीं, लड़का नहीं कर सकता। अच्छा, अब मान लीजिए लिव इन को छोड़ देते हैं, एक बार शादी पर आ जाते हैं, शादी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सुनने में आता है कि शादी हो ही रही थी उसी समय, कई बार जैसे शादियाँ टूट जाती हैं किसी भी कारणवश, लेकिन वहाँ इश्यू कुछ और होता है और वहाँ पर बोल दिया जाता है कि जैसे दहेज का केस लगा दिया जाता है कि भाई हमने इतने लाख रुपए खर्चे थे शादी में, हमारे वापस लौटाओ। इस तरह की भाईचारे में इस तरह की बातें होती हैं, पंचायतें तक हो जाती हैं। तो उस केस में क्या रहता है, कौन पावरफुल है, किस प्रकार से उसका निपटारा हो सकता है? डीवी एक्ट के केसेस में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी आप एक्सपेंसेस लगा रहे हैं, फिर वो चाहे आप अपने आइटम्स ले रहे हैं, किचन एक्सेसरीज ले रहे हैं, या फिर होम अप्लाइंसेस ले रहे हैं, और फर्नीचर वगैरह ले रहे हैं, सबका आप एक अपना पक्का बिल लेना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा,
वो सबसे सेफ साइड होता है। अगर आप पक्का बिल ले लेते हैं तो कल को आपको कोर्ट के पास दिखाने के लिए एक एविडेंस होता है कि हमारी जो शादी हुई थी वो इतने में हुई थी, ताकि वो कोर्ट में जाके जो 10 लाख में जो शादी हुई थी वो 30 लाख की ऑटोमेटिकली ना बने। एक चीज़ तो चलो ये होगी कि हमने बिल ले लिया, लेकिन वो 10 की 30 ना होगी बस उससे, लेकिन वो 10 लाख का जैसे उनका जो भी खर्चा वर्चा हुआ था, जैसे मान लीजिए लड़की वाले जो पक्ष है उसमें 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए खर्च हुए, तो लड़के वाले पक्ष में भी तो 10, 15, 5, 10 कुछ लाख रुपए खर्च हुए। उनको कोई कंपनसेशन? उनको कोई कंपनसेशन नहीं है सर। उनको फिर कोई कंपनसेशन नहीं है। डीवी एक्ट रिलेटेड टू द वुमेन्स ओनली। अच्छा, नहीं, इसमें मैंने कभी शुरू से सुना है कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं, तो देने वाला भी तो उतना ही अपराधी, दहेज देने वाला भी उतना ही अपराधी है। हाँ, तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब उस बात की, जैसे लड़के ने जाके बोल दिया कि इन्होंने जी दहेज दिया, तो इस पर भी तो एफआईआर हो ही सकती है जब वो कह रही कि लिया हमसे। नहीं, दहेज लेना अपराध है, दहेज देना अपराध नहीं है। मैंने तो शायद शुरू से यही सुना है कि दोनों लेना और देना दोनों ही अपराध हैं, लेकिन शायद उस चीज़ को डिसलाइड कर दिया जाता है ज़्यादा, क्योंकि कानून जो है लड़की के फेवर में है। कानून लड़की के फेवर में है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो केसे मतलब कानून है वो सब लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए अभी तक ऐसा कोई सच कोई कानून है नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि लड़कियों के फेवर में ज़्यादा कानून है, क्या मानते हैं? क्योंकि जो हमारा जो पुराना समाज था उसमें लड़कियों का इतना स्टेटस नहीं था, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था, फाइनेंशियली लड़कियां इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उस चीज़ को, लड़कियों का जो दर्जा है उसको ऊपर उठाने के लिए इस तरह का स्टेप उठाया गया। सबसे पहले अगर आप देखोगे सती प्रथा को रोका गया, फिर उसके बाद चाइल्ड मैरिज को रोका गया, फिर उसके बाद एक हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, और फिर उसके बाद पोक्सो एक्ट। ये सब सिर्फ लड़कियों का दर्जा ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि जिससे लड़के फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं। हाँ, एक बहुत ही सिंपल से, जैसे आपने जो एक्ट बताया उस पर 1 to 1 बात करते हैं। जैसे सती प्रथा वाला, तो जैसे जो जला देते थे जब किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था तो उसके साथ ही जला देते थे। हाँ, वो चीज़ तो शायद अंग्रेजों के राज में ही खत्म हो गया था। उसके पश्चात आपने बताया कि डोरी एक्ट आया, और जो है एक डोरी का भी समझ गए, दहेज से संबंधित हो गया। एक आपने बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट आया, कोई हिंदू सक्सेशन एक्ट। अच्छा, उसमें लड़कियों को राइट टू प्रॉपर्टी का हो गया। एक शायद एज से संबंधित भी आया कि भाई कम से कम इतनी एज होनी चाहिए, बालिका विवाह इस तरह से ना हो, वो भी आया। साथ में बालिका विवाह से हम समझ गए कि कम उम्र वाली बात। अभी जैसे आपने पोस एक्ट का जिक्र किया, ये क्या है? वो वर्क प्लेस पे वुमेन्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए। अच्छा, पोस एक्ट। जैसे कोई लेडी काम करने जा रही है तो वहाँ पर अगर कोई उसके साथ अगर कोई मिसबिहेव होता है तो वहाँ पे एक कमेटी बनाई जाती है, जिसकी कमेटी की जो डायरेक्टर होती है वो एक फीमेल होती है। वो अपनी कंप्लेंट उसके पास जाके डाल सकती है कि मेरे को इस तरह से ये कंप्लेन है। तो ये वर्क प्लेस के लिए बना दिया गया। ये जो कानून है, जैसे पोस्को एक्ट भी हो गया, पोस्को एक्ट है, आपने अभी जिक्र भी किया इसका, ये तो काफ़ी सॉलिड है मान लीजिए इस तरह की चीज़ों में। लेकिन कई बार देखने को, सुनने को ऐसा मिलता है कि इन जो कानून हैं, इन कानूनों का मिसयूज हो रहा है। आप क्या मानते हैं, कितना जो आपके पास केसेस आते हैं, आपके पास क्या रेशियो है कि भाई इतने तो सही होते हैं लेकिन कुछ लोग जानबूझ के लगवाते हैं, क्या मानते हैं आप? सर, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप आज के टाइम में अगर आप देखेंगे, जो फ़ोन है उस फ़ोन का कितना मिसयूज़ हो रहा है, बट जो अगर उसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो मेन ऑब्जेक्ट इसलिए होता है ताकि वो लोगों को एक अच्छी फैसिलिटीज़ दे सके। अब जो राइट्स जो बनाए गए, एक्ट्स जो बनाए गए हैं, उसमें उनका मेन पर्पज़ यही था ताकि सबके राइट्स को सिक्योर किया जाए। अब सबके राइट्स को सिक्योर किया जाए, लेकिन मैन के तो राइट उसमें दिख ही नहीं रहे कहीं। वो तो सिर्फ लड़की के राइट्स दिख रहे हैं, लड़के के तो राइट्स ही नहीं है, ना लिव इन में, ना मैरिज में, ना किसी अन्य किसी जगह पर। आप मेरे को एक बात बताइए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई लड़कों के राइट्स, आप ये बताइए कि लड़कियों को राइट्स कहाँ दिए जा रहे हैं? जी। हमारे जो गांव देहात में है, जहाँ पे से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कितने लड़कियों को हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर उनको प्रॉपर्टी दी जा रही है। जब एक बच्चा जब जन्म लेते हैं, जब लड़का लड़की जब दोनों जन्म लेते हैं, तो एक जनरल जब गांव में होता है तब लड़के की जितनी प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लो लड़के की अगर 10 एकड़ प्रॉपर्टी है तो उसमें कभी भी किसी भी डिस्कशन में या 2-4 लोग बैठे होते, वहाँ पे कभी ये नहीं बोला जाता कि भाई इसमें
कि ये लड़के 5 एकड़ जो प्रॉपर्टी है वो लड़की की है और 5 एकड़ प्रॉपर्टी लड़के की है। बोला क्या जाता है कि 10 एकड़ जो है वो लड़के की है। कभी भी ये नहीं कहा जाता कि जो प्रॉपर्टी है वो 5 एकड़ हमारी लड़की की और 5 एकड़ हमारे लड़के की है। हाँ, लड़की के बारे में तो ये बोल दिया जाता है कि लड़की की तो अगला घर होता है। हाँ, अगला ऐसे घर बोल होता देते है, हैं। अगला घर होता है। और हाँ। उसका मेन आजकल जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लड़कियों के जो घर से निकलने का जो रेशो है हाँ। वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आए दिन एवरी डे आई थिंक 2 या 3 ऐसी FIR होती हैं जिसमें मिसिंग की होती है। निकलने से मतलब जो भागने की जो बातें जी, आती हैं जी, वो। अच्छा, भागने की जो वो बातें क्या लॉजिक है उसमें, इस तरह का इतनी संख्या क्यों? इसमें इतनी संख्या इस वजह से है क्योंकि जो आजकल जो हमारा इंडिया है वो तेजी से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। जो हमारी जो यूथ है वो तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ अपने आप को सेट कर लेती है, बट जो हमारे पेरेंट्स है वो आज भी हमारे जो पुराने जो ढर्रे हैं उसी में है। वो उस हिसाब से अपने आप को नहीं सेट कर पा रहे हैं। तो उनमें जो सोच का जो डिफरेंस होता है वो रह जाता है, जिसमें अगर लड़की अगर अपने घर पे बात करने की कोशिश भी करती है, अगर किसी से भी रिलेटेड, अगर अपने लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड घर पे बात करने की कोशिश की जाती है करती है तो वो उसमें घर वाले बहुत ही ऑफेंसिव टोन में उससे बात करेंगे। अगर आप अपने बच्चे से एक स्मूथली टोन में बात करोगे, एक सॉफ्टली टोन में बात करोगे, 100% वो बच्चा समझेगा। अपने आई थिंक एक बात कही जाती है उसमें क्या कहते हैं कि एक लड़की एक घर में शादी करके जाती है तो उसके ससुराल में क्या होता है, बहुत सारी बकरियां रखते थे वो लोग। तो उसमें क्या होता था कि उसको वहाँ पे स्मेल आती थी क्योंकि लड़की थोड़ी अपर क्लास की थी। तो लड़की ने बोला वहाँ पे कि भाई आप इन बकरियों को बेच दो क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है। तो उसकी मदर इन लोग कहती है कि सडन तो हम नहीं दे सकते, बट थोड़ा सा टाइम दोगे, अगर हफ्ते 10 दिन का तो हम इनको निकाल देंगे। ठीक है, हफ्ते 10 दिन का उसको बोला तो 10 दिन बाद उसने वापस से बोला कि भाई ये बकरियां कब जाएंगी। तो उसने बोला कि बातचीत की हुई है, सास ने बोला बातचीत की हुई है, वो 1-2 दिन में आएगा और आके इन सबको ले जाएगा। ठीक है। इस तरह से करते करते फिर से हफ्ता निकल गया। इस तरह इतने दिन में एक मंथ निकल गया इजीली। इतने दिन में वो लड़की है वो उस चीज की हैबिचुअल हो गई। फिर जब वो आए लेने के लिए, बकरियों वाला जब उनको ले जाने के लिए आया तो वो जो बहू है वो ये बोली कि नहीं मम्मी रहने दो इनको, अभी ये मेरे को स्मेल नहीं आती है। तो आपको एक पेरेंट्स को एक बात करने का तरीका आना चाहिए। अगर बच्चा आपसे कुछ शेयर कर रहा है तो आप एक बार एकदम से ऑफेंसिव टोन में बात करोगे, क्विक रिएक्शन दोगे तो बच्चे को और कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। बच्चे को ऑप्शन दिखेगा कि यहाँ से तो तुम्हारी कोई सुनवाई कर नहीं रहा है, तो वो ये स्टेप जान पूछ कर उठाएगा, ना चाहते हुए भी उठाएगा कि चलो ठीक है चलते हैं। इसीलिए वो फिर भागने वाली जो बात है इसी वजह से वो भागने वाले जो रेशो है महेंद्रगढ़ में वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मैंने पर्सनली SP को मेल किया हुआ है उस चीज में। बहुत अच्छी बात है। अच्छी, आपकी तो जो कोशिश है वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जैसे अभी भागने वाली बात पर ही आ जाते हैं वापस से कि जो गर्ल्स हैं वो इस तरह से जा रही हैं, या फिर इसमें कहीं ना कहीं बॉयज़ का भी इन्वॉल्वमेंट इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो मान लो सोलो तो कहीं जा नहीं रही है, और हो सकता है कि कोई ऑर्गन्स का इस तरह का कोई बड़ा ही क्राइम हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऑलमोस्ट ये रहता है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ भागते हैं। पता चल जाता है कि भाई पड़ोसी हैं या दूसरे किसी गाँव से या शहर से हैं, कॉलेज में क्लासमेट है, वो एवर इज़ दैट। अब इसमें कई बार ये बात आ जाती है कि जैसे कानून जो है वो परमिशन देता है बालिग को आपस में शादी करने के लिए। 18 साल की उम्र या 21 साल की उम्र जो भी एक शादी के लिए तय उम्र है कानून की तरफ से, उससे ऊपर अगर जो लड़का या लड़की हैं तो वो बालिग हैं और वो अपने डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। अब इसमें बात क्या आती है कि जैसे वो लोग प्यार में पड़ते हैं या अट्रैक्शन होता है या दोस्ती होती है, उसी चीज़ को लेकर या इस तरह के जैसे आपने बताया कि सही घर पे माहौल प्रॉपर ना मिलने की वजह से वो ऐसे भागकर शादी कर लेते हैं। अभी तक तो थे हम भागकर, मतलब भाग गए, लेकिन उसके बाद शादी कर लेते हैं। और शादी करने के पश्चात हमारे इन जैसे जो समाज के प्रेशर में कह लीजिए या फिर कैसे भी कह लीजिए, ऑनर किलिंग तक हो जाती है, जिसमें दोनों परिवार अपने आप में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एक परिवार नहीं दोनों परिवार भी बच्चों को मार देते हैं। कई बार ऐसा सुनने और देखने को मिला है। साथ में ऐसा भी हो जाता है कि लड़के वाले लड़कों को मार देते हैं, लड़के को मार देते हैं, तो लड़का तो मर ही गया, उसकी फैमिली वैसे डाउन चलेगी, इधर से जिन्होंने मारा वो वैसे डाउन चले गए, वो जेल में चले गए, दो परिवार ख़त्म हो रहे हैं। कानून इसमें आज़ादी दे रहा है लेकिन साथ में मरने के रास्ते खोल रहे हैं।
कानून मरने के रास्ते नहीं खोल रहे हैं सर। वो एसपी सुरक्षा देता है जो भागकर शादी कर रहे हैं। ऐसा हो जाता है कि भागकर शादी करी तो उसमें जो है अपने अगर कानून उनको प्रोटेक्शन नहीं देगा तो वो खुद वो मारे जाएंगे। अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी तो एक दूसरे के पक्ष उनके घर वाले, लड़की के पक्ष वाले अपनी लड़की को मार देंगे और लड़के के पक्ष वाले अपने लड़के को मार देंगे। मतलब ऑनर किलिंग होती है। ऑनर किलिंग। तो फिर कानून मतलब कुछ इस तरह से क्यों नहीं बनाया जा सकता है कि भाई वो इस तरह की चीज़ों में बाध्य हों, या फिर इस चीज़ को जैसे जो ट्रेडिशनल लोग हैं या जो सीनियरिटी है, जो हमारे माँ बाप या जो अपर जो पीढ़ी है, उसको फिर जो है कुछ कैंप लगाकर गाइड किया जाए मॉडर्नाइजेशन के बारे में, आधुनिकता के बारे में, फ्रीडम के बारे में। सर ऐसा गवर्नमेंट अपने उस पे लेवल पे कर रही है। नालसा जो होता है उसमें लीगल एडवाइजर की और लीगल एड की गांव-गांव में कैंप लगता है, जिसमें लीगल अवेयरनेस या फिर उनके जितने भी राइट्स है उनके बारे में उनको एक कैंप लगाया जाता है, उनको जानकारी दी जाती है। वो हो सकता है कि चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बट माइनर चेंजेस उनमें हो रहे हैं। अच्छा। मेजर चेंजेस आप नहीं कह सकते कि मेजर चेंजेस हो रहे हैं, बट माइनर चेंजेस हो रहे हैं उनमें। चलिए, ये तो खुद का इंटरेस्ट वाले लोग थे कि भाई खुद आपस में अट्रैक्शन में आए, लव मैरिज की या फिर भाग गए, दोस्ती थी XYZ उसमें। लेकिन क्या होता है कि शादी नहीं भी करी, 2-3 दिन लड़की चलेगी, वापस आ गए, वापस आने के बाद वो पुलिस थाने जाते हैं और लड़की के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। तो पहले वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, अब वो केस कर रही हैं, तो अब कानून किस तरफ जाएगा? सजा का क्या प्रावधान है वहाँ पे? जैसे प्लीज, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा हो जाता है कि 2-3 दिन कैंडिडेट जो हैं वो चले गए बाहर, वो डर से या फोन पर बात करने से या समझाने से वो वापस आ गए घर पे, लेकिन उसके पश्चात जो हैं लड़की पक्ष के लोग जो हैं थाने ले जाते हैं लड़की को और फिर वहां पर FIR लॉन्च करवा दी जाती है लड़के के खिलाफ। अर्लियर ये था कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी अपने आप में, लेकिन उसके पश्चात मतलब वो लड़की जो है वहां पर स्टेटमेंट को छोड़ दे देती है, इस वजह से सामने वाले लड़के का करियर खराब हो जाता है। इसमें ये सर एक लड़की को स्ट्रिक्टली स्टेप लेना चाहिए जी, कि जो उसके साथ जो हुआ है वो सिर्फ सच्चाई को ही बयान करे। अभी जैसे कि मैं लीगल एडवाइजर हूँ, तो मेरी पुलिस स्टेशन में एक ड्यूटी लगी, पुलिस स्टेशन में मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो वहाँ पे मेरे पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि मैम रेप हुआ है एक लड़की का, तो आपको आना उसका स्टेटमेंट लिखवाने। मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, मैंने उस लड़की को बोला कि जो भी आपके साथ हुआ है आप वो सब लिख दीजिए, एक पेन पेपर लीजिए और लिख दीजिए, आप अपनी स्टेटमेंट लिख दीजिए। जब वो लड़की स्टेटमेंट लिखने लगी तो वो कहती है कि मैम मेरे साथ तो रेप नहीं हुआ है। अच्छा। तो फिर मैंने बोला कि अगर रेप नहीं हुआ है तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि रेप हुआ है? तो वो कह रही है कि मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि तेरे को रेप ही लिखना है, स्टेटमेंट में तेरे को रेप लिखना है। मैंने उसको समझाया कि जो आपके साथ जो हकीकत में हुआ है सिर्फ आप वही लिखो, अपनी तरफ से जोड़ के कुछ भी मत लिखो। उसने लिख दिया कि मेरा अपनी इतना रेप नहीं हुआ है, हल्के फुल्के हमारी कोई छोटी मोटी बहस हुई थी, लिख दिया। फिर वो कहती है कि मेरे को अपनी स्टेटमेंट है वो एक बार अपने हस्बैंड को दिखानी है, नहीं तो वो रात को मेरे को दारू पी के मारेगा। अच्छा। वो अपनी स्टेटमेंट अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए जाती है, उसका हस्बैंड उसके वहीं पे उसके ऊपर चिल्लाता है कि ये तूने क्या लिखा है, तेरे को तो रेप लिखना है। उनके पीछे उनका जो मोटिव होता है, प्रोपोगेंडा होता है, वो सामने वाले पार्टी से समझौते के नाम पे पैसे ऐंठने का होता है। उन्होंने वहां पे लिख दिया कि मेरे साथ रेप हुआ है, स्टेटमेंट चेंज किया, लिख दिया कि मेरे साथ रेप हुआ है। रेप लिखने के बाद अगले दिन पुलिस स्टेशन से मेरे पास फोन आता है कि मैम उन दोनों का तो 10 लाख में समझौता हो गया है। अच्छा, तो वो आपस में डील हो गई, उनके आपस में समझौता हो गया। पहले का जो हमारा समाज होता था उसमें क्या होता था कि जो हमारी बहन बेटियां होती थी वो घर की इज्जत होती थी, बट आजकल क्या होता है कि उनको सब आगे किया जाता है कानून का मिसयूज करने के लिए। जी, कहीं ना कहीं कानून का मिसयूज करने बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। जो उनको राइट्स दिए जा रहे हैं उन राइट्स को वो अपना बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही है। ये तो जैसे राइट्स का मिसयूज हो रहा है यहाँ पर जहाँ हम सोसाइटी में रह रहे हैं, और जहाँ पे उनको जो राइट्स उनको जो दिए गए हैं वो राइट्स सिर्फ उनका सोसाइटी में अपग्रेड करने के लिए दिए गए थे, बट वो उस चीज का बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। हाँ जी। तो इसको कैसे कंट्रोल करें फिर कानून? इस पर भी कुछ, इस पे लड़कियों को अपना स्ट्रिक्टली एक्शन लेना होगा। लड़कियों को जो उनके साथ हकीकत में हुआ है या फिर जो उनके साथ रियलिटी में हुआ है उनको वही उसी बात पे अड़े रहना है, फिर चाहे उनके पास किसी भी तरह का प्रेशर आए, चाहे फैमिली प्रेशर आए या फिर सोसाइटी प्रेशर आए, अगर वो अपने उसी चीज पे रहेंगी तो ही वो राइट्स उनके लिए है। सही बात है।
तो ये तो मैं ये बता रहा हूँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है ये तो सोसाइटी में हो रहा है कि भाई सोसाइटी में लेडी हैं, जेंट्स भी हैं, फिर कोई केस होता है उसमें मिसयूज हो जाता है। लेकिन जो सोसाइटी से हिडन जो कुछ केसेस हैं वो आजकल ऐसे गिरोह सुनने में आते हैं कि जैसे हनी ट्रैप कर लिया और लड़कियां फिर एफआईआर लॉन्च करवा देती हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई या तो इतना पैसा दीजिए अदरवाइज हमारा केस चलेगा। तो फिर फाइनली सामने वाली पार्टी समझौता करने पर मजबूर हो जाती है और लाखों रुपए लिए जाते हैं इस नाम से। एक लड़की अनेकों जो है ना एफआईआर दर्ज करवा देती है और फिर पता नहीं चलता ऐसे कि इसने 10 केस करवा रखे हैं। गैंग के गैंग बने हुए हैं आज की डेट में। तो जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब इसके लिए अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट को एक ऑनलाइन एक कोई चैनल बनाना चाहिए या फिर कोई एक ऑनलाइन वेबसाइट या साइट बनानी चाहिए जिस पे जो भी उनके ऑफेंडर्स हैं, जो भी कानून के वो है ऑफेंडर्स है, एक्यूज्ड है, उनका एक डाटा उस पे डाले ताकि सभी को उसका इंफॉर्मेशन मिल सके। जो जिसका एक्सेस सिर्फ एडवोकेट्स और जजेस को, उनके पास जिसका उसका एक्सेस हो, जिससे उनको पता चले कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर में तो नहीं है, इसके अगेंस्ट किसी और डिस्ट्रिक्ट में या फिर कहीं और तो इसके अगेंस्ट कोई केस नहीं चल रहा है, ताकि उनको पता चले कि ये दोबारा कहीं और कुछ कर ना सके। लेकिन जैसे निर्भया कांड आया था उसके पश्चात जो वहाँ की ये बोल दिया गया कि हम जो है विक्टिम की जो सूचनाएं हैं, जानकारी है या पहचान है उसको हम जग जाहिर नहीं कर सकते। हाँ, विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं की जाती है, डिस्क्लोज नहीं की जाती है। उसके पीछे हमारा क्या होता है कि हमारा जो समाज है उसमें अगर आप उसका नाम बता दोगे तो क्या वो जो नाम है वो पूरी सोसाइटी में फैल जाएगा उसका, जिससे उसका जो वो है वो लड़की उस ट्रॉमा से कभी निकल नहीं पाएगी। जी, उस ट्रॉमा से बचाने के लिए उसका नाम है जो वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता। नहीं, डिस्क्लोज तो नहीं किया जाता, लेकिन जैसे अब आप कह रहे थे कि लिस्ट बन जाए वहां पर पता चल जाए जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है उनकी एक लिस्ट बन जाए। ओके, हाँ जी, और उसका एक्सेस भी फिर गिने चुने लोगों के पास एक्सेस आप ये कह सकते हो, या तो आप जुडिशरी के पास उनके एक्सेस कर दीजिए ताकि उनके पास एक डेटा रहे कि ये इन फ्यूचर किसी और के साथ ऐसा ना कर पाए। तो वहाँ से पता चल जाएगा कि इस एक कैंडिडेट ने कितने लोगों पर केस कर रखा है, क्या कहीं इसको तो केस करने की जो आप बोल रहे हैं हैबिचुअल तो नहीं है, तो उससे बचाव हो सकता है फिर कहीं ना कहीं अपने आप में। अच्छा, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए शादी हो जाती है, शादी के बाद अभी हमने जिक्र किया था कि दहेज के सामान को लेकर बातें होती रहती हैं, शादी के दिन ही शादी अगर टूट जाती है तो भी खर्चे की बात आ जाती है। लेकिन जैसे मान लीजिए शादी के बाद लेडी घर चली जाती है, लड़की जो है घर चली जाती है, उसके पश्चात कुछ समय हो जाता है, हो सकता है वो 1 दिन हो सकता है वो महीना हो सकता है वो कुछ समय पश्चात हो, इवन 10-10 साल बाद डोरी के केस लगा दिए जाते हैं। डोरी के केस में लिमिटेशन पीरियड नहीं है जी, जो अदर जो एक्ट्स हैं उनमें लिमिटेशन पीरियड होता है। जैसे अगर आप रिकवरी सूट देखोगे तो रिकवरी सूट में जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 ईयर का है। अच्छा, बट इन डोवरी अगर कोई लड़की 60s की एज में जाके कह रही है कि मेरे से तो दहेज की मांग करता है तो भी वो केस डल सकता है। दहेज की मांग करता है जी, तो बाकी जो रिकवरी वाला जो आप बोल रहे हैं वो सामान की रिकवरी है वो 3 साल उसकी लिमिट है। वो रिकवरी सूट होता है कि जैसे चेक डिसोन वाले मामले में मैं समझा नहीं। रिकवरी सूट होता है जिसमें पैसे लिए जाते हैं, कैश वाला। कैश दहेज में अगर कैश दे दिया तो नहीं, तो रिकवरी सूट डिफरेंट होता है। अच्छा, हाँ, रिकवरी सूट डीवी एक्ट से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, हाँ, रिकवरी सूट डीवी एक्ट से रिलेटेड वो एक सिविल सूट है। सिविल सूट है, मतलब इसमें शादी हो गई और महिला से पैसे मांगे गए ऐसा, या पैसे नहीं दिए गए? मेरा कहने का मतलब है जैसे कि अदर जो एक्ट्स है उनमें एक लिमिटेशन पीरियड बताया गया। हाँ, लेकिन डीवी एक्ट में लिमिटेशन पीरियड नहीं बताया गया। वो किसी भी टाइम पे आके, किसी भी मोमेंट पे आके अगर उसको लगता है कि भाई मेरे अगेंस्ट डॉवरी मांगी जा रही है, मेरे से डॉवरी मांगी जा रही है, तो वो उसी टाइम पे डॉवरी का केस डाल सकती है। नहीं, रिकवरी सूट क्या है?
रिकवरी सूट होता है कि जैसे कि अगर आपने मेरे से पैसे लिए, लिखतम आपने मेरे से करवा ली, तो उस लिखतम के ऊपर ही केस जज जाता है, ये जिसको तो किसी के भी बीच में हो सकता है, हाँ, वो वाला हाँ, व्यवहार है कि भाई आपने उधारी रुपए लिए हाँ, दिए, उधारी रुपए वाला हाँ, रिकवरी सूट तो है। उसमें रिकवरी की एक सूट फॉर अच्छा, उसमें हाँ, 3 साल की है, उसमें 3 साल का टाइम पीरियड है, हाँ, उसमें 3 साल तक आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हाँ, वो डुबत खाते में चले गए, हाँ, फिर उसके बाद पैसे नहीं मिलेंगे या केस नहीं होगा, हाँ पैसे जी, शायद सामने वाली पार्टी दे दे ईमानदारी से, तो एक अलग बात है, हाँ, लेकिन आप केस फाइल नहीं कर नहीं सकते। केस फाइल नहीं कर अगर सकते, जो हमने आप लीगली उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा, अब वो सामाजिक रूप से कुछ भी करें, हाँ, बट कानूनन वो रूप उनकी से नहीं खुद कर की सकते। कानूनन willingness रूप है। से अगर हमने किसी से 3 जो है साल पहले पैसे लिए थे या दिए थे, तो वो नहीं, आगे अब हाँ, एलिजिबल नहीं है। अच्छा, अब वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो किसी के पास 3 साल पुराना रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो भी, जैसे आपके पर पास नोट जो बोल रिटर्न देते हैं, हाँ, डॉक्यूमेंट है, रिटर्न हाँ, पर डॉक्यूमेंट पर नोट नोट बोल देते हैं, हाँ, हाँ, पर नोट, अगर हाँ, आपके पास पर नोट है और पर नोट की अगर आपकी डेट 3 साल तक की है, तो सिर्फ वो 3 साल तक ही डाला जाएगा। जी, अगर उसकी एक्सपायरी पीरियड हो गया है, तो उसके बाद वो पर नोट किसी काम का नहीं है। उसके लिए अगर आपको उसके पास जाना पड़ेगा और एक फ्रेश पर नोट फिल करवाना पड़ेगा, फिर उसका वापस से टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए साल दर साल पर नोट चेंज करते हैं लोग। जी, अच्छा, इसी अच्छा, वजह से साल दर साल पर नोट को चेंज करना ताकि पड़ता है। अंडर 3 इयर्स रहें। जी, ये हाँ, सही है। और अच्छा, लीगली बाउंड रहे लीगली सामने बाउंड वाला। रहे, जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं उसी रिलेशन, फैमिली कोर्ट में बैठे हैं अपन, तो फैमिली कोर्ट की बातें करेंगे। तो यहाँ पर जैसे लेडी को 1 साल हुई, 5 साल हुई, 10 साल हुई, डोरी का तो लगा ही सकती है, जैसा कि आपने हाँ, बताया कि उसमें एज बाउंडेशन तो है ही नहीं, लेकिन जैसे उसमें कुछ डोरी से हट के चलते हैं अपन, वैसे डोरी में सजा क्या रहती है? मान लीजिए किसी का 5 केस इयर्स 5 इयर्स, 5 इयर्स और सामने वाला अपना नेक्स्ट। कैसे बचाव कर सकता है? सर, डोवरी में जैसे कि अगर आप डीवी एक्ट के सेक्शन 2 के एफ में अगर आप देखेंगे, तो उसकी जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक रिलेशनशिप की, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जो वही कंसिडर किए जाते हैं जो शेयर हाउस होल्ड के अंदर आते हैं। और शेयर हाउस होल्ड में वो आते हैं जो सेम किचन आपका या फिर सेम रूफ के अंदर रह रहे हैं, ओके, और जो सेम किचन यूज कर रहे हैं, वो डीवी एक्ट के अंदर आते हैं। बट आज के टाइम में अगर आप केसेस देखोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या वहाँ पे, सिस्टर इन लॉ, मैरिड सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ जो कि सेपरेट रह रहे हैं, जस्ट फॉर द हैरासमेंट उनका नाम ऐड ऑन कर दिया जाता है, ताकि वो चक्कर काटते रहे। हाँ, फॉर द हैरासमेंट ओनली, फॉर द हैरासमेंट। ताऊ, चाचा, ताई सबका नाम लिखवा देते हैं, ननद का नाम लिखवा देते हैं, हाँ जी। दूसरे सिटी में रह रहे होती है, वो मैरिड भी वो होते हैं, दूसरी सिटी में रह रहे होते हैं, फिर भी मतलब उन सब का नाम लिखवा दिया जाता है। तो उसमें ये एक जज की अपनी खुद की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि जब भी उस केस की फाइलिंग होती है, तो जज को देखना होता है कि जो उनकी जिनका नाम भी उसमें डाला है, उनकी सिस्टर इन लॉ का या मदर इन लॉ का, क्या वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, क्या वो सेम शेयर हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं, सेम किचन यूज कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ही जज को उनका नाम डिलीट कर देना चाहिए उसी टाइम पे। फिर क्या होगा कि जो अफेक्टेड पार्टी है सिर्फ वही बचेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी हो ही रहा है कहीं ना कहीं अपने आप में। हाँ जी, मिसयूज हो रहा है, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। बात कुछ और होती है और डोरी सिस्टम का केस लगा देते हैं, डोरी का केस है, और फिर पूरे परिवार को ही उसमें ले लिया जाता है। हाँ जी, कई बार तो इवन ऐसा होता है कि किसी कारणवश मौत तक हो जाती है, कोई अन्य कोई बात होती है, और जो ससुराल पक्ष होता है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहम होता है कि ऐसी कोई बात है, और वो उनको ऊपर केस कर देते हैं। पहले बहुत अच्छा रिलेशन था, सारी चीज़ें थी, किसी कारणवश डेथ हो गई, तो उसके पश्चात है ना डोरी का केस लगा देते हैं, सारा परिवार जो है ना हरासमेंट में आ जाता है अपने आप। हाँ जी। तो ये काफ़ी मिसयूज हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर भी लड़के के लिए कोई प्रावधान नहीं है? नहीं। अच्छा, डोरी जिस पे लग गया वो बचेगा नहीं बचेगा? नहीं सर, डोवरी जिस पे लग गया उस पे आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ होने चाहिए जी। अगर आपने एट द टाइम ऑफ द अगर आपने कोई मांग ही नहीं की है, तो फिर आप कहाँ से कह दोगे कि भाई आपने डोवरी किया है? तो उन्होंने तो ये बोल दिया ना मांगते हैं, अब वो कैसे प्रूव करेंगे कि मांगते हैं, और ये कैसे प्रूव करेंगे कि मैंने तो मांगा ही नहीं? इसीलिए आपके पास एक पक्का बिल होना चाहिए। नहीं, वर्बल उन्होंने आके लिखवा दिया कि जी मेरे से दहेज मांगते हैं, तो फिर उसके बाद अभी इसमें कुछ मेजर चेंजेस होने स्टार्ट हुए। अभी इसमें मेजर चेंजेस ये होना स्टार्ट हुआ है, एट द टाइम ऑफ द मैरिज ब्राइड के जो पक्ष वाले और जो दूल्हे के पक्ष वाले, दूल्हा दुल्हन दोनों के पक्ष वाले कोर्ट जाते हैं और एक एफिडेविट फिल करवाते हैं कि हम इसमें कुछ भी नहीं ले रहे हैं, और या फिर अगर कुछ ले रहे हैं तो उसमें मेंशन करते हैं कि भाई हम इसमें ये ले रहे हैं। अच्छा, हाँ,
अभी इसमें ये मेजर चेंजेस हुआ है कि एफिडेविट एक होने लगा है एट द टाइम ऑफ द मैरिज। हाँ, तो उससे क्या हो जाता है कि वो चीजें क्लेरिफाई रहती हैं कि चीजें भाई इतना ही क्लियरिफाई लिया हो गया जाती था, हैं। तो वही साफ साफ में मेंशन रहता है। हाँ अदरवाइज फिर ऋतिक रोशन की शादी में जैसे फिर तलाक हुआ, उसमें उन्होंने मेरे हिसाब से सबसे महंगा तलाक हुआ था अपने आप में। उनको 318 करोड़ ऐसे कुछ रुपए जो है ना देने पड़े थे। जी। चलिए, वो एक उनका अपना एक समझौता या कुछ भी था। अब हम इसी में वापस आते हैं एक बार कि जैसे ये तो डोरी का केस था, लेकिन एक डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर बातें होती हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है कानून के रूप अनुसार, और इसमें कितनी कैटेगरी होती है? सर, डोमेस्टिक वायलेंस होता है कि अगर किसी लड़की को फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है या फिर मेंटली अब्यूज़ किया जाता है या फिर फाइनेंशियली अब्यूज़ किया जाता जी। है, तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। अब इसमें फिजिकली में क्या क्या आ गया? जैसे फिजिकली में अगर कोई लड़का लड़की के ऊपर अगर मार पिटाई करता है या फिर उसके ऊपर हाथ उठाता है, वो फिजिकली अब्यूज में आ गया। मेंटली अब्यूज में जैसे कि अगर किसी ने टोंट भी कर दिया उसके ऊपर, ताने मारना। हाँ, जो अच्छा। ताने मारना होता है। अभी एक कोर्ट की रिसेंट जजमेंट आई थी, उसमें क्या हुआ था कि लड़का जो था वो लड़की को उसको ऑफेंड करने के लिए या फिर उसको नीचा दिखाने के लिए उसको काली कहता था। अच्छा। तो कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया है कि अगर वो सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए अगर काली कह रहा है तो वो क्रुएल्टी में कंसीडर किया जाएगा। तो वो क्रुएल्टी में कंसीडर किया जाएगा तो वो उसके लिए मेंटली अब्यूज हो गया। मेंटली अब्यूज हो गया, बिल्कुल। हाँ जी। और फाइनेंशियली अब्यूज हो गया कि अगर लड़की है, अगर आप उसको जो स्टेटस मेंटेन करने के लिए या डे टू डे उसके एक्सपेंसेस अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो उसके लिए फाइनेंशियली अब्यूज हो गया। उसके मतलब वैसे पैसे नहीं, लेकिन जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, हाँ, उनको ही पूरा नहीं कर पा रहे जी, हैं। जी, जी। कर पा रहे नहीं, मतलब कर नहीं रहे हैं। कर तो पा सकते हैं, मतलब आप हैं तो योग्य, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं जी। ताकि वो अच्छे ढंग से स्टेटस मेंटेन कर पाए या सर्वाइवल मोड पर रहे अच्छे तरीके से। चलिए, अच्छा, इसमें वापस आते हैं फिजिकल हरासमेंट में। अब जैसे पहले सुना देखा पड़ा था कहीं कि चलो हम पढ़े लिखे सुने को रहने देते हैं, मैं सीधा सवाल करता हूँ कि जैसे शादी होगी, शादी के बाद क्या कोई लेडी जाकर एफआईआर में ये लिखवा सकती है कि मुझे बहलाया फुसलाया गया, मुझसे झूठ बोलकर शादी कर ली गई और अब मेरा रेप हुआ, 6 महीने तक रेप करता रहा, कुछ इस तरह की बातें जा सकती हैं? हमारे इंडिया में मैरिटल रेप इज नॉट ए रेप। ओके। शादी के बाद फिर मतलब वो ये कंसिडर नहीं किया जाता। मैरिटल रेप इज नॉट ए रेप इन इंडिया, अभी तक नहीं है। हाँ, अगर वो लड़की, अगर उस लड़की के ऊपर वो कोई फिजिकल अब्यूज करता है तो उसको अपना उसी टाइम पे मेडिकल करवाना होगा लड़की को जाके, तो ही उसके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा कि उसके ऊपर फिजिकल अब्यूज हुआ है। मतलब एमएलआर कटवाए, कुछ इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स जो है ना वो क्रिएट करे। मेडिकल करवाना होगा उसके अपने रिलेटेड किसी भी हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके। ओके। और अब जैसे मेंटली का आपने बताया कि जैसे ताने मारना, गाली गलौज करना, ये भी सब उसकी वजह से अगर वो डिप्रेशन में जा रही है या फिर वो जो उस ट्रॉमा से निकल रही है तो वो उसमें कंसीडर किया जाएगा कि वो उसके साथ मेंटली अब्यूज हो रहा है। मेंटली अब्यूज हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, इसमें जैसे अगला जो पार्ट आपने फाइनेंशियली बताया, उसमें कोई लिमिट नहीं है पैसे की, लेकिन बेसिक नीड्स का स्टेटस मेंटेन करने के लिए भाई जिस तरह की सोसाइटी में वो रह रहे हैं, उसके हस्बैंड का जो स्टेटस है वो सेम वही स्टेटस अपना मेंटेन कर ले, जैसे वो स्टेटस मेंटेन कर पाए। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, वो ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है देन शी कैन फाइल द केस। जी। और इसमें फिर क्या धाराएं लगती हैं, क्या होता है फिर इसमें? फिर सर सेक्शन 18 में डीवी एक्ट के वो अपना प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है। सेक्शन 19 जो होता है वो होता है रेजिडेंस ऑर्डर, और सेक्शन 21 जो भी उसके साथ हैरासमेंट हुई है वो अपने हैरासमेंट का कंपनसेशन क्लेम कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द डीवी एक्ट। अच्छा, इसमें जब वो कंपनसेशन ले रही है तो क्या उसका डिवोर्स हो चुका है, नहीं हुआ है? नहीं, ये अपनी शादी के दौरान ही वो अपना क्लेम कर सकती है। ओके जी। तो अमूमन ऐसा हो जाता है शायद, मतलब सोसाइटी में रहते हैं तो सुनने और देखने को मिलता है कि जैसे केस फाइल हो जाता है तो शायद वो एक छत के नीचे नहीं रहते, फिर वो कहीं ना कहीं माई के पक्ष में चली जाती है, फिर वहां से केस चल रहा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो अगर उन दोनों का आपस में डिस्प्यूट है तो हस्बैंड पक्ष से वो जो घर का जो लोअर पार्ट होता है उस पे रहता है और जो वाइफ होती है वो अपर पार्ट पे रह सकती है। या फिर वो सेम अपने घर में भी रह सकते हैं, वहीं के केस करियर वहीं के वहीं रहे। हाँ, ये ऐसा मेरे हिसाब से सोसाइटी में हो नहीं पाता होगा। ये तो कानून मतलब अथोराइज कर रहा है कि यू कैन लिव देयर, बट मतलब ऐसा हो नहीं पाता होगा। ऐसा होता है सर। अगर मान लो अगर लड़की के पास अपना पीछे का कोई ऐसा है नहीं या फिर उसके अपने कुछ ऐसे रीजंस हैं कि अगर वो मायके जाएगी तो उनके परिवार वाले सफ़र करेंगे, तो वो सोचती है कि ठीक है यहीं पे रहना बेटर है,
बजाय कि अपने मायके जहाँ पे उनको अननेसेसरी का परेशान होना, तो वो वहाँ पे रह जाती है, वहीं से अपना। बट हाँ, रेशो जो है वो यही होता है कि वो ऑलमोस्ट अपने मायके में मूव कर जाती है और वहीं से अपना जो केस होता है वो वहीं से चालू करती है। अब इन सभी चीज़ों को लेकर, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के आपने 3 कैटेगरी कर दी अपने आप में, फिजिकल, मेंटल और साथ में फाइनेंशियल, इनमें कोई भी इशू है और उन्होंने FIR करवा दी और या डोरी का केस था, कुछ भी करके अब वो तलाक के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब डिवोर्स तक जाते हैं, तो कहते हैं कि कोर्ट ये कह देता है कि 6 महीने छत के नीचे रहना आप लोगों को, एक ही छत के नीचे। सर, हमारा जो लॉ है ना, वो हमारा लॉ कहता है कि हमें सबसे पहले हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को सिक्योर करना है जी। अगर आप हमारे जो पहले का जो IPC था उसमें जो हार्बरिंग का जो सेक्शन होता है, हार्बरिंग का होता है कि अगर कि अब उसके हस्बैंड ने अगर कोई क्राइम कर दिया, कोई हीनियस क्राइम कर दिया और आके वो अपनी वाइफ के पास छुप जाता है, तो अगर उसकी वाइफ उसको छुपाती है तो उसको हार्बरिंग में नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो कानून ये कहता है कि सबसे पहले हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को सिक्योर करना होता है। तो वो इसी वजह से जो कोर्ट होता है वो टाइम पीरियड दिया जाता है कि मे भी उनका रिलेशनशिप सही हो जाए 6 महीने के अंदर या जो भी है। बट हाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी ऐसी गाइडलाइंस है या सुप्रीम कोर्ट की ऐसी बहुत सी जजमेंट है जहाँ पे उनका जो रिलेशनशिप है वो इस लेवल तक का है कि जो रिजॉल्व नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर 6 महीने का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर उनका मान लो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट है या लड़का मेडिकली अनफिट है, तो फिर वो जाके कोर्ट में फाइल कर सकते हैं उस चीज़ के लिए बिलो दी 6 मंथ। अच्छा, आपने देखा भी होगा पर्सनली, जैसे हम कुछ स्टोरीज पढ़ते हैं आजकल, रियल स्टोरीज आती रहती हैं सोशल मीडिया पर, वायरल भी रहती हैं कि छोटी सी कोई बात थी, कुछ इनके घर वालों ने बोला, कुछ इनके घर वालों ने बोला, फिर वो FIR हो गई और फिर धीरे धीरे तलाक हो गया। जिस दिन जजमेंट आया उस दिन मियाँ बीवी एक रेस्टोरेंट में या जहाँ पर भी कोर्ट में तहसील में बैठे हैं, वो देखते हैं एक दूसरे को और फिर वो वापस डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं, हमें तो साथ ही रहना है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें ये लगता है कि जो दोनों तरफ की जो फैमिलीज़ हैं उनके जो टोंट आते हैं किसी एक छोटे से इंटरनल मामले पर, और इसी वजह से सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। आपका क्या अनुभव है इस तरह के रिलेशंस में? सर, इस तरह में मेरा अनुभव ये है कि जब शादी होती है ना, तो शादी होते ही आप लड़की के ऊपर इस तरह से एक, आजकल की जो शादियाँ होती है ना, वो आजकल एक डील या कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गया है। ओके। पहले की जो शादी होती थी वो सेक्रामेंटल बेसिस होती थी। आजकल की जो शादियां हैं कि वो जैसे ही लड़की शादी होके आती है उसे एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको दे दिया जाता है कि तेरे को ये काम करना है, या फिर मेरे मदर इन लॉ का ये मतलब मेरे मदर की सेवा करनी है, या फिर ये करना है। उसको उसकी मदर होने में और मदर थोपने में दोनों में बहुत फर्क होता है जी। एक तो क्या होता है कि वो लड़की उनको अपना खुद से मदर एक्सेप्ट करे, एक होता है कि जैसे ही वो घर पे आई है उसको थोप दो कि ये तुम्हारी मदर है वो इमोशनल कनेक्ट हुआ भी नहीं, लेकिन हाँ, आपने बस एक रिलेशन क्रिएट कर दिया। तो जिस तरह से उसकी शादी होती है, जैसे वो शादी करके आती है, आप ये मान के चलो कि आपके घर में एक बच्चा है, आप 6 महीने तक उसको वो प्यार दो या फिर वो करो, तब जाके आपको रिटर्न में वो मिलेगा। आफ्टर 6 मंथ वो आपको वापस से उसी तरह से रखेगी। हाँ, वो कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन बिल्डअप होगा, कनेक्टिविटी। अब जैसे वो घर पे आई है, आपने उसको आते एक किचन में खड़ा कर दिया, एक लिस्ट पकड़ा दी कि भाई तेरे को ये करना है, तेरे को वो नहीं करना है, तेरे को इस तरह से बोलना है, अगर तुम्हारा जेठ आ रहा है तो तुम्हें खड़े होना है, पर्दा सिस्टम है। मैं ये कहती हूँ कि पर्दे के लिए कोई कानून नहीं है, पर्दे के लिए नहीं कोई कानून नहीं है, वो एक कस्टम है। अच्छा, हमारा जो कस्टम है वो हमेशा लॉ से ऊपर है। ओके। हाँ, जो अब अगर मान लो कि लड़कों ने अपने जो मेल है उन्होंने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग अपने जो रूल्स हैं वो ठीक किए हुए। अब लड़की पर्दा करती है, ठीक है, लेकिन अगर लड़के को अगर आप देखोगे तो लड़का कौन सा धोती कुर्ते में घूम रहा है अब तक। लड़के ने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना जीन्स या फिर जो भी वो अपना आउटफिट डालते हैं वो डालते हैं, लेकिन लड़की के ऊपर फाउंडेशन डाल दी जाती है कि भाई तुम्हें तो पर्दा करना है, जबकि इस पे फिर सरकार कोई कानून नहीं ला रही। नहीं, मैंने बोला कस्टम। अच्छा, कस्टम। अगर आप लॉ से ऊपर आपका कस्टम है, लेकिन वो जो यहाँ तो कस्टम मेंशन कर दिया आपने, लॉ से ऊपर कस्टम है, लेकिन जब एक ही गांव में शादी होती हैं, लव मैरिज होती हैं,
वहाँ पर सामाजिक जो ताना बाना है वो ये कहता है कि भाई एक गांव में शादी नहीं हो सकती, मतलब ये उनका कस्टम है, तो वहाँ कानून नहीं है। वहाँ सर आजकल जो मतलब अपना जो सेक्स रेशो है जी, लड़कियों का जी, वो बहुत ही लो जा रहा है। तो उसको देखते हुए अगर आप ये कर दोगे कि सिर्फ ये इसी कम्युनिटी के अंदर अगर मैरिज करेंगे और उस कम्युनिटी में जो सेक्स रेशो वो इक्वल नहीं है, तो फिर वो किस तरह से अपने आप को, उनकी जो फैमिलीज है वो आगे बढ़ेंगी। नहीं इंटरकास्ट में तो बहुत ज़्यादा समस्याएं अब मतलब नहीं आती दिखाई पड़ रही, लेकिन गांव से गांव, जैसे गांव का ही लड़का है गांव की लड़की है, तो वहां पर शादियां होने के बाद मर्डर तक हो जाते हैं, दोनों परिवार खत्म से ही हो जाते हैं। उनके लिए कैंप, अवेयरनेस कैंप लगाना नहीं चाहिए। यहाँ कानून नहीं बन सकता, जैसे यहाँ पर कस्टम ऊपर रख के फिर उसके लिए कानून बना दिया जाए, कुछ ऐसा कौन बनाए कानून? कानून कानून तो सर गवर्नमेंट ही बनाएगी, जैसे लेजिस्लेचर लॉ कमीशन ही बनाएगा उस सही चीज बात के है। ऊपर। तो मतलब जो एडवोकेट्स हैं या जो पुलिस है नहीं, या फिर जो नहीं। कोर्ट है वो तो लागू करवाने में जी, है, हम सिर्फ इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करवाते हैं। हाँ, हाँ, तो कहीं ना कहीं आप और हम लोग ही जिसको वोट करते हैं जी वही तो लो बनाते जाकर, जी और वो मतलब हम सही चुने और फिर वो लेकर जाएं, फिर वो कानून बनाए, फिर इम्प्लीमेंट करे कोर्ट। जी तो जी कोर्ट तो लागू करवाने में खास तौर पे। चलिए अच्छी बात है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि घर पर जो भी ये समस्याएं थी ये सारी चीज़ें अलग तरह की थी। इसके अलावा जैसे घर पर कोई और सदस्य हो वो परेशान करे तो उनके लिए क्या सजा के प्रावधान वगैरह हैं? घर पर और सर मतलब जैसे मियाँ बीवी हैं वो तो राजी हैं, लेकिन अन्य कोई सदस्य परेशान करता है किसी भी प्रकार से, वही फाइनेंशियल तो नहीं कह सकते लेकिन मेंटली, और आप साथ में कह सकते हैं कि फिजिकली अब्यूज करें, तो उसके लिए आप, अगर कोई लड़की है तो वो फिर डीवी एक्ट, अगर उनके इन-लॉज है तो वो डीवी एक्ट में उनको, उनके अगेंस्ट फाइल कर सकते नहीं, हैं। अगर मान लीजिए डोरी मांगी तो डोरी कर सकते हैं, मतलब फिर वो तो वही है कि जो जिस प्रकार का उन्होंने अब्यूज़ किया उसी प्रकार से उसका लॉ के अकॉर्डिंग वो काम करें। हाँ। वैसे ही एफआईआर वो लॉन्च करवाएं। अच्छा, अभी जैसे डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आपने बताया कि फाइनेंशियली या मेंटली या फिर फिजिकली अब्यूज़ करने के बाद केस हो जाता है और उसके पश्चात जो है ना कंपनसेशन की डिमांड की जाती है खास तौर पे, वो मान लीजिए कोई व्यक्ति ना दे तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान है? दे मान लीजिए, कैसे, वैसे तो पहले कैसे डिसाइड होता है कि ये कंपनसेशन देना है? कोई भी व्यक्ति महिला को क्यों दे उस समय उसके और कैसे दे? सर उसकी हैरासमेंट के ऊपर होगा। ओके, अगर उसका जो हैरासमेंट लेवल है वो अगर ज़्यादा है तो उसको जो कंपनसेशन है वो उसी अकॉर्डिंग उसका डिसाइड किया जाएगा। ओके। हाँ, अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर वो कंपनसेशन ना करे फिर, हाँ, तो फिर उसको जो रिलेटेड जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट उसको भुगतनी पड़ेगी। तो पनिशमेंट, मैंने तो ये भी सुना है कि पनिशमेंट जब देते तो वो क्या बोलते हैं, कठोर कारावास दे देते हैं, वहां से कमाएगा फिर पैसे देगा। रिग्रेस। अच्छा, तो वो मतलब वहां से कमा के पैसे देता है फिर? हाँ, वो कोर्ट पनिशमेंट करता है। अगर उसने सिंपल पनिशमेंट दी है तो उसमें उसको जो काम होता है वो उसे नहीं करवाया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट ने उसको रिग्रेस पनिशमेंट दी है तो उसमें उसके बदले में उससे काम करवाया जाता है, जो कि उसको पेमेंट की जाती है। ओके। हाँ, फिर वो उस पेमेंट से अपना जो कंपनसेशन है वो उसको भर सकता है या फिर दे सकता है। तो ये 1 साल का रहता है, कितना टेन्योर रहता है वो इसका? मेंटेनेंस के लिए होता है। ओके, मेंटेनेंस के लिए अगर कोई कंपनसेशन और मेंटेनेंस दोनों चीजें अलग अलग हैं। अलग अलग है। ओके। मेंटेनेंस अलग है। हाँ, मेंटेनेंस वो होता है जहाँ पे वो अपनी वाइफ को या अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस या वो खुद को हर महीने देता ही रहेंगे। हाँ, अच्छा, वो होता है। तो मेंटेनेंस के केस में ऐसा होता है कि अगर वो मेंटेनेंस उसको नहीं पे कर रहा है तो उसको लास्ट टू लास्ट 1 साल तक की कोर्ट उसको पनिशमेंट दे सकती है। ओके। अगर 1 साल के बाद भी अगर वो उसको ना भरे फिर बाद में ना दे तो उसको फिर वापस से पनिशमेंट करेगा, लेकिन होगा सिर्फ 1 साल तक के लिए। ओके। फिर अगर वो एग्री कर देता है कि मैं इसको मेंटेनेंस कमा के देता रहूंगा, फिर वो पनिशमेंट उसके वहीं पे खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो आपने बात की कि लड़की या महिला जो है वो हरासमेंट या फिर इन चीज़ों के लिए क्लेम कह सकते हैं, मेंटेनेंस मांग सकती है, कंपनसेशन मांग सकती है, क्या जेंट्स में भी मांग सकते हैं ऐसे? अगर उनकी वाइफ इस तरह से है कि भाई वो खुद का मेंटेन कर सकती है और या फिर वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसके पास जो मंथली जो इनकम है वो हस्बैंड की इनकम से ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में हस्बैंड अपनी वाइफ से क्लेम कर सकता है। मतलब इज देयर एनी लॉ एग्जिस्ट करता है कम से कम यहाँ पे? लॉ नहीं है। नहीं, कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। लॉ तो अभी भी नहीं है मैन के लिए, लड़के के लिए अभी भी कोई लॉ नहीं है ऐसा। नहीं। लेकिन बस वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, फिर आगे फिर डिबेट होनी है आप लोगों की। मेंटेनेंस के केस में अगर लड़की की जो इनकम है वो लड़के की इनकम से ज़्यादा है
तो उस केस में लड़की है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है लड़के से। ओके, हाँ जी। वो खुद भी नहीं कर सकती, सब तय वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और जैसे बहुत सी ऐसा है कि अगर लड़का कुछ नहीं करता है, वो ये कहता है कि भाई मैं तो मेंटेनेंस नहीं दूंगा, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चाहे तुम लेबर वर्क करो, लेबर वर्क करके भी तुम्हें लड़की को मेंटेनेंस तो देना ही होगा, देना ही पड़ेगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी आपने बताया कि नहीं कर पा रहा है, बावजूद उसके मांगा जा रहे हैं, कई बार नाजायज भी मांगा जा रहा होता है, मतलब सामने वाले की गलती भी नहीं होती है, तो फिर उसकी कोई सुनवाई है कहीं पर जेंट्स की? सामने वाले की गलती नहीं होती है, मतलब जैसे उन्होंने लगा दिया कि फाइनेंशियल हरासमेंट का था, मेंटली का था या फिर फिजिकली का था, और इनमें ऐसा मान लीजिए था नहीं, और फिर मेंटेनेंस मतलब वो मांगा जा रहे हैं, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, कोर्ट में वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्रॉस में वो प्रूव करना फिर पड़ेगा। चाहे आप लाचार हो, नहीं कर सकते आप, चाहे मजदूरी करें, फिर भी आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। चलिए, ये ठीक है। अभी जैसे एक करंट सिनेरियो में एक मूवी आ रखी है जिसकी काफ़ी चर्चाएं रहती हैं, वो मिस या मिसेज ऐसे कुछ करके मूवी है, उसके अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है एक गृहिणी के साथ आज के सिनेरियो में भी जो है ना, उन्होंने तो इस तरह से प्रेजेंट कर रखा है कि अत्याचार सा हो रहा है। आप क्या समझते कहते हैं उसके बारे में? आपने देखी हो तो? मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन मैंने उसको कुछ क्लिप्स देखे तो उसमें से मेरा क्वेश्चन आ गया। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो उसके साथ अत्याचार हो रहा है। अच्छा, वो अत्याचार ऐसा के कुछ ओके, अगर कोई लड़की है, लड़का अगर सुबह जा रहा है काम पे और अगर वो शाम को आ रहा है, और लड़की अगर घर पे अकेली है, तो उसकी कहीं ना कहीं ड्यूटी बनती है कि वो जो उसका घर का जो काम है वो करना चाहिए उसको। उसमें उस पे कोई आप ये नहीं कह सकते कि वो उस पे अत्याचार हो रहा है। लड़का अगर बाहर जा रहा है तो लड़की को अपने घर पे जो काम है वो अपना करे। तो वो मतलब ये भी उसकी अपने आप में एक ड्यूटी है। हाँ। और वो उसको नेगेटिव तरीके से ना देखिए कि ये जो मेरे उस पर तो मूवी प्रेशर में- क्रिएट कर दिया गया। हाँ, हाँ जी, उस मूवी में जो दिखाया गया है वो एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया गया है। हाँ, पूरा ही कुछ हाँ, इस तरह से ही लग हाँ। रहा था कि सारा ही पूरी मूवी में ऐसा लग रहा था कि वो किसी ने कमेंट कर रखा था उस क्लिप को, जब मैंने देखा तो कि मैं जब देख रहा था तो मेरी दादी नज़दीक बैठी थी, वो कह रही थी कि देखो इस पूरी मूवी में इस लेडी से इन दो बाप बेटों का खाना नहीं बना है। कुछ इस तरह की बात हो रही थी। तो मतलब वो अपने आप में कहीं ना कहीं उसकी ड्यूटी है, वो उसको नेगेटिव तरीके से ना ले। बाकी साथियों, आप भी मूवी जाकर देख सकते हैं, आपके कमेंट्स जो हैं हमारे पॉडकास्ट पर भी आमंत्रित है देखने के पश्चात, और वैसे भी कर ही सकते हो आप। और मुझे जैसे उस क्लिप में मैंने एक चीज़ देखी थी कि वो कहीं ना कहीं बात कर रहे थे और उसमें थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट सा हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा उस मूवी में कि लोअर क्लास की लेडी को, मतलब जैसे क्लास अपने यहाँ तो अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वहाँ वाली फैमिलीज़ की अपर क्लास फैमिली के साथ मर्ज करके वो चीज़ें दिखा दी। मतलब वो तो चटनी बाटे पर पीस रही है, पत्थर पर पीस रही है, लेकिन जो हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं इंडोर जो है ना बैडमिंटन खेल रहा है। तो मतलब ये शायद मतलब हमारे यहाँ कहीं पर भी मैच नहीं करता, क्योंकि वो कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे जिस हिसाब से उस लेडी को दिखाया गया है, उस लेडी को दिखाया गया है घर के मतलब सारे काम करते हुए, जिस हिसाब से जिस फैमिली में, उस फैमिली में वहाँ पर उनके ससुर का बर्थडे होता है, कहा जाता है कि भैया इनके दोस्त आएंगे, उन सब के लिए खाना बनाना है। जबकि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है शहरों के अंदर कि अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब जैसे बर्थडे पार्टी अगर सेलिब्रेट होती है तो घर पर तो खाना बनता नहीं, जोमेटो से आता है या होटल में चले जाते हैं खाना खाने के लिए, कुछ इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो वो कहीं ना कहीं अब आप बताइए साथियों, मैंने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया इस मूवी के बारे में, ये प्रोपेगेंडा मूवी है या फिर ये रियलिटी है, क्या है? आपके कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये फैमिली मैटर्स थे सारे, एक पॉइंट ये आता है कि जैसे डिवोर्स हो जाता है तो लड़का लड़की बेटा बेटी भी होते हैं, उनमें फिर कौन किसकी तरफ जाए। हालांकि इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस रिलेशन ब्रेकअप होने का बच्चों पर ही पड़ता है। उनके लिए क्या लॉज हैं, क्या कानून है? सर, बच्चे के ऊपर अगर बच्चा इस लायक है कि वो समझ सकता है या फिर जो उससे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं वो उनका आंसर दे सकता है, अगर वो इस स्टेज पे है तो फिर कोर्ट उनसे पूछती है कि भाई तुम्हें अपने मदर के पास रहना है या फादर के पास रहना है, तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट उसकी कस्टडी उसके मदर या फादर को देती है। अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे अपनी माँ के साथ रहना है तो कोर्ट उसकी कस्टडी उसके मदर को देगी, क्योंकि उस टाइम पे जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी वो उस बच्चे को दी जाएगी, बच्चे के राइट्स के बारे में सोचा जाएगा। अच्छा, बच्चे के राइट्स के बारे में जो है ना सोचा जाएगा, खास तौर पर मिलने की परमिशन वगैरह का भी रहता है कुछ, विजिट की परमिशन दी जाती है। राजस्थान में कुछ समय पहले केस आया था कि जिसमें बच्चा जो है
पापा के गले लगकर रो रहा था, क्योंकि सुनवाई में ये आ गया था, फाइनली हो गया था कि अब इसको मम्मी के साथ रहना है। लड़का रहना नहीं चाहता था, जो बच्चा था वो रहना नहीं चाहता था। अब इस सिनेरियो में मतलब बाप बेटे का एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, बॉन्डिंग थी, और चाहता तो कोई भी नहीं कि रिलेशन ब्रेकअप हो, लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए उन लोगों का मियाँ बीवी का ब्रेकअप हुआ, मतलब तलाक हुआ, डिवोर्स हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो अब वो जेंट्स क्या कर सकता है? या फिर उल्टा हो जाए, मान लीजिए माँ के साथ बेटा रहना चाहता है, बेटी रहना चाहती है। उस केस में सर, जहाँ तक मुझे लगता है, उस केस में कोर्ट ने मे भी इस वजह से डिसाइड किया हो कि जो लड़के के पास इतना वो ना हो, खर्चा ना हो, या फिर जिससे उस बच्चे को पढ़ा सके, उसको एक अच्छी एजुकेशन दे सके, उसका अच्छे से केयर टेक कर सके, और उसकी मदर के पास जो एक्सपेंसेस है वो इस तरह का स्टेटस है कि वो अपने बच्चे को जो अच्छे से बड़ा कर सके। इस केस में मैंने बोला कि बच्चे की जो राइट्स है, या फिर बच्चे का जो मतलब बच्चे का देखा जाएगा कि वो किसके साथ ज़्यादा अच्छे से बड़ा हो सकता है। अगर उसकी मदर का स्टेटस अच्छा है तो उसका जो मतलब वहाँ पर फाइनेंशियल आ गया अपने आप में, हाँ, कहीं पर वहाँ इमोशंस का काम नहीं रहा। इमोशंस जिस हिसाब से कानून देख रहा है वो तो यही तरीका रहा। कोर्ट को हर चीज देख के सम अप करना होता है। ओके। आप ना उनको आप इमोशन कह सकते हो, ना फिर आप उनको फाइनेंशियली कह सकते हो। हर चीज को बैलेंस करके तब उनको अपना डिसीजन देना होता है। अच्छा, मूवीज में चलता रहता है कि कोर्ट सिर्फ सबूत पे काम करता है, प्रूफ पे काम करता है। आपको क्या लगता है, कोर्ट, आप तो जाते हैं, कोर्ट में क्या चीज चलती है? इमोशन चलता है, प्रूफ चलता है, क्या चलता है? अब आईपीसी में जो डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन थी वो अब तक सिर्फ जैसे कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की या फिर इन्हीं की होती थी, लेकिन जो नया जो लॉ बना है उस लॉ में अब अमेंडमेंट किया गया है कि अगर कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट है तो उसको भी कंसीडर किया गया। जैसे पहले हमारे जो व्हाट्सएप मैसेजेस होते थे या फिर सीसीटीवी की फुटेज होती थी, वो बहुत ही वीक एविडेंस होता था, सेकेंडरी एविडेंस बोलते थे उसको अपने हाँ, आप में। वीक एविडेंस हाँ, होता हाँ, था, ठीक बट है। आज के टाइम में वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस अच्छा, है। वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस में हाँ, काउंट हो गया। तो कोर्ट जो मे भी जैसे अगर जज बैठा है तो उसको ये लगता हो कि भाई, उसको ये पता हो कि लगता हो कि भाई ये सही है, बट फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एविडेंस नहीं है। अच्छा, आप कोर्ट जाते हैं, मूवीज़ में भी कोर्ट दिखाते हैं, उसमें योर ऑनर, मुवक्किल, ये सब चलता है, और वहाँ का एक गेटअप भी रहता है, पूरा सेटअप सा रहता है। क्या इस तरह की कोर्ट्स हैं या फिर थोड़ा डिफरेंस है? सेम बट योर ऑनर एंड जो ये वाला कंसेप्ट है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चला हुआ है। ये बहुत बार बार काउंसिल ने बोला है कि इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि जो ये वाला कंसेप्ट है ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है। ओके, लेकिन बोलते अब भी हैं। हाँ, बोलते अभी भी बात करें जो मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ, वो गीता अब भी प्रेजेंट की जाती है? नहीं, गीता अभी प्रेजेंट नहीं की जाती। अच्छा। बट अगर वो अपने एविडेंस में अगर कुछ झूठ बोलता है या फिर अपने, तो उसके अगेंस्ट केस फाइल हो जाता है कि उसने जो बोला है वो सही नहीं बोला है। हाँ, मतलब झूठी गवाही पर तो केस हो ही सकता है। हाँ, वो तो केस हो ही सकता है, लेकिन जैसे गीता अभी प्रेजेंट नहीं की जाती। गीता प्रेजेंट नहीं की और जाती। जो अंदर का जो सिनेरियो रहता है, जो मान लीजिए कोर्ट रूम जिसे कह देते हैं, वो सेम टू सेम रहता है, लगभग सेम, यानी जो मूवीज में जो विटनेसेस जो बॉक्स होते हैं, जो भी वो वाले बॉक्स ऐसे ही होते हैं। जो कई बार देखना जाता है कि कुछ विटनेस बॉक्स में बैठे होते हैं, कुछ लोग खड़े होते हैं, उनमें भी लेफ्ट राइट का सिस्टम रहता है, ये भी रहता है कुछ? ऐसा हाई कोर्ट में होता है। अच्छा, हाँ, हाई कोर्ट में रहता है। ऐसा आप तो हाई कोर्ट में भी रहे हैं, तो फिर वहाँ बताएं एक बार, राइट लेफ्ट कौन रहता है उसमें? उसमें जो राइट वाली साइड होती है वो प्लेंटिफ के लिए होती है, और जो लेफ्ट वाली साइड होती है वो डिफेंडेंट के लिए होती है। ओके। अच्छा, अभी हमें ना शुरुआत हमने एफआईआर से की थी, मतलब कोई केस हुआ, इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद एफआईआर हुई, पुलिस कार्रवाई, फिर हम पहुंच गए एडवोकेट के पास, फिर हमने केस लड़ा, धाराएं XYZ सब हो गया, कोर्ट में पहुंच गए, कटघरे में पहुंच गए, अब हम जज तक चले जाते हैं। जज फिर क्या करता है, इतनी सुनवाई होने के पश्चात तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। सर, एक तो उसके पीछे मेजर रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पे अगर आप Feb 2025 का अगर आप डेटा देखोगे तो उसमें आज के टाइम में जो हमारे एक्टिव जजेस हैं वो हैं 1122, ठीक है। और अगर उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट आई थिंक 31%, 31% जो जजेस की जो सीट है वो खाली पड़ी है। तो उनकी वजह से वर्कलोड इतना ज़्यादा है उनके पास। अब मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे अगर आप वहाँ पे वीक में एक दिन फैमिली कोर्ट होता है। एक दिन वीक में सिर्फ एक दिन फैमिली कोर्ट होता है। अगर आपने वहाँ पे केस की फाइलिंग की है, आज की है, तो उसकी आपको अगस्त या सितंबर में जाके आपको अपीयरेंस की डेट मिलेगी, नेक्स्ट डेट आपको तब मिलेगी। अच्छा, इस प्रकार से तो न्याय में देरी हो जाती है
और कहते हैं कि देरी से मिला जो न्याय होता है वो भी अपने आप में अन्याय होता है। फैमिली डिस्प्यूट जितने भी होते हैं उसमें कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाती है। ओके। मे बी कि वो बार बार आएंगे तो उनका हो सकता है कि भाई आपस में पैचअप हो जाए या उनका रिलेशनशिप जी। सही हो अच्छा, जाए। ये भी एक स्ट्रेटजी है। हाँ। तो इसका कुछ करेंगे अभी? सर क्या जो सॉल्यूशन न्यू है? जो लॉ आया है हम्म। उसमें जितने भी लॉज है उनके लिए एक टाइम बता दिया गया है कि इस टाइम के अंदर अंदर ही आपको ये केस का मतलब देयर इज अ टाइम लिमिट। हाँ, टाइम उसमें लिमिट कर दी। तारीखें भी मतलब हाँ, बहुत ज्यादा आगे तक नहीं हाँ, जाएंगी। नहीं जाएंगी। अच्छा, इसमें क्या होता है कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हो सकता है अपने यहाँ डायलॉग है ना कि कोर्ट की तरफ से ऐसा बोला जाता है कि जो निर्दोष जो हैं उसको सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे 100 अपराधी छोड़ने पड़े। इसको करते करते कई बार शायद निर्दोष जो जेल में रहते हैं किसी कारणवश वो अपराधी तक तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जेल में माहौल तो अच्छा नहीं होता, जब वो बाहर आते हैं तब तो बड़ी समस्या होती है। सर इसी वजह से कम्युनिटी सर्विस नाम का एक नया न्यू लॉज में एक ऐड किया गया है कि जहाँ पे आपके जितने पेटी ऑफेंसेस है उसमें आप कम्युनिटी सर्विस उनसे करवा लो, बजाय कि आप उनको जेल में भेजो। जी। तो जेल में जाने की जरूरत नहीं रहती जी, फिर उस समय। फिर कम्युनिटी सर्विस हो जाता है जिसपे आपके किसी भी कम्युनिटी का या कोई भी ऐसा काम करवा लेते हैं उसके जस्ट फॉर द सोसाइटी रिफॉर्मेशन। में मतलब कुछ भी जैसे 5 दिन कहीं लोन में सफाई करवा दिए, कुछ इस तरह से आदेश दिए जा सकते हैं। जी। चलिए, काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा आज। और कुछ न्यू आया हो तो वो और बता दीजिए, कुछ न्यू अमेंडमेंट आए हों, ऐसा कुछ हो? न्यू अमेंडमेंट सर एक तो FIR में ही हुआ है कि EFIR जी, और एक जैसे कि जो पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन जो भी होते थे उनमें जो मोस्ट ऑफ द जो केसेस थे वो ट्रायबल बाय फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होते थे या फिर मैजिस्ट्रेट होते थे, जिनमें अब चेंजेस करके ट्रायबल बाय सेशन जज कर दिया है। अच्छा, सेशन जज के पास पावर चली गई हो। जी जी। और ये चोरी वोरी से संबंधित भी कुछ आया था? सर थेफ्ट में क्या हो गया कि पहले का जो थेफ्ट में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स ने थेफ्ट को बहुत ही बड़ा माना हुआ था। आज के टाइम में थेफ्ट के लिए अगर किसी ने 5,000 से कम की अगर कोई थेफ्ट की है तो उसके वो सिर्फ पेटी ऑफेंसेस में कंसिडर किया जाएगा, जो कि पहले के उसमें था जो 50 रुपए तक की अगर कोई सजा कम करता था या उससे ज़्यादा करता था तो उसमें जो पनिशमेंट थी वो ज़्यादा होती थी। ओके। अब 5,000 मिनिमम कर दिया है कि 5,000 तक तो ज़्यादा बड़ा ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जी। चलिए, बाकी जो है ना फैमिली से संबंधित हमने बहुत सारी बातचीत आज की। फैमिली को कोर्ट तक ना ले जाए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी एडवोकेट्स ये कहेंगे कि जी फैमिली हमारा क्या काम रह जाएगा फिर। तो साथियों, आप जो है ना घर पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और फैमिली को भी खुश रखें, ताकि एडवोकेट्स की, देखिए आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ, ज़्यादा एडवोकेट्स की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी केसेस तो होते ही रहते हैं, कुछ एलिगेशन तो लगते रहते हैं, वो भी संभालना है। और ये भी एक नेक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो पीड़ित है उसको न्याय दिलवाना ये सबसे बड़ा काम है। और आपने बहुत समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। एडवोकेट पूजा यादव हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित थी, जिन्होंने काफ़ी जानकारी दी आज फैमिली कोर्ट के बारे में, कोर्ट में क्या क्या होता है वो सब भी बताया। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसमें प्रैक्टिस कर चुकी हैं, कर रही हैं अब भी। और हम जो है चाहेंगे कि आगे और जो कुछ लॉ आएंगे उनके बारे में और आपकी जो क्यूरीज रहेंगी उनके बारे में पुनः कभी पॉडकास्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ जो है आप हमारे देखते रहिए और हम आपके लिए नई नई कैटेगरी से संबंधित, कभी एजुकेशन से तो कभी हेल्थ से तो कभी लॉ से, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज से आपके लिए पॉडकास्ट लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ द शमशेर कौशिक शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।